नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों इसी कड़ी में मैं जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि सीडीबी का जो पहला यूनिट है उससे जो महत्वपूर्ण जो दार्शनिक है अरस्तू से रिलेटेड एक पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूँ। आज उसी कड़ी में दूसरी वीडियो यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरे से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है अरस्तू के नागरिक संबंधी सिद्धांत या कहें उसके विचार के संबंध में हम समझेंगे किस प्रकार से अरस्तू एक नागरिकता संबंधी विचार इनके द्वारा दिया गया है, ये क्या समझते हैं। देखिए अरस्तू ने जो अपनी जो पुस्तक लिखी थी इनके द्वारा पॉलिटिक्स में राज्य और साथ ही नागरिकता संबंधी विचार दिए हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी इन्होंने, और उस राज्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वाह करता है वो नागरिकता को ही इन्होंने महत्वपूर्ण दिया कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया है इसलिए वह नागरिकता के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है। कौन नहीं देता है? अरस्तू नहीं देते। देखिए पॉलिटिक्स में जो इनकी पुस्तक है वो उस पुस्तक में राज्य की और साथ ही नागरिकता से संबंधित इनके विचार दिए गए। थोड़ा सा इसमें देखने लायक ये है कि इन्होंने नागरिकता से संबंधित कोई भी सही तरीके से स्पष्ट परिभाषा इसमें नहीं दी गई। अब राज्य की परिभाषा इन्होंने किस प्रकार से दी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। देखिए किसी राज्य का अगर हम उदय की अगर बात करते हैं तो उदय कब होता है? उस राज्य का उदय उसकी नागरिकता के या उनके उसके जो नागरिक हैं उसके द्वारा ही उसको परिपूर्ण आकार मिल पाता है। जैसे कि इससे पूर्व जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। देखिए राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है हमने इससे पूर्व इसको समझा था। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है पूर्व से यहाँ पर देख लेते। राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। देखिए अगर हम कहें राज्य की परिकल्पना कब की जा सकती है? जब वहाँ के समाज या उसके नागरिकों के द्वारा ही राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए विवाह के आधार पर परिवार या संस्था का उदय होता है। जब दो व्यक्तियों के परस्पर जब संबंध विस्थापित होते हैं तब उसका एक परिवार बनता है। जब परिवार बनता है तो कहीं ना कहीं एक परिवार का उदय होता है। 2 से 4 होते हैं जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे और दास, ये होती है पहला। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसमें हम विचार करें। देखिए फिर उसके बाद अगर कहें तो कई परिवारों के एकल होने से क्या बनता है? ग्राम बनता है। दैनिक आवश्यकताओं से कुछ अधिक ये होता है। देखिए जब एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार ऐसे करके अगर एक समूह में अगर इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? एक ग्राम बन जाता है। जब कई ग्राम सभाएं जब मिलती हैं तो एक क्षेत्र का या कहें एक ब्लॉक का निर्माण होता है। जब ऐसे करके ब्लॉक जब निर्मित होते हैं तो जनपद का निर्माण होता है। जब कई जनपद मिलकर क्या बनाते हैं? एक राज्य की रूपरेखा को तैयार करते हैं। याद रखिए। देखिए यहाँ पर दिया है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर देख पा रहे होगे। ग्राम की ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अगर हम देखें अगर किसी ग्राम को अगर हम बना दिया, अगर एक 2 व्यक्तियों से एक परिवार बनता है, परिवार से समूह बनता है, समूह से ग्राम बनता है, तो ये ग्राम क्या होता है? इसमें गाँव में सभी जो व्यक्ति हैं उनकी बौद्धिक और साथ ही उसकी भौतिक और उसकी नैतिक आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर सकता। वो पूरी कौन कर सकता है? वो ग्राम से जब वो ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक से जनपद बनेगा, तब जाके उसकी धीरे-धीरे क्या होता है? आवश्यकताओं की यहाँ पर पूर्ति होती है। इसी कारण कई कई ग्रामों के शामिल होने से क्या होता है? नगर और राज्य का जन्म होता है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को कहीं न कहीं कई हद तक वो क्या करती है? पूरी करने में सक्षम होती है। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इसी संस्थाओं में होता है, याद रखिएगा। देखिए कोई व्यक्ति गाँव में रहने से उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जब वो गाँव से थोड़ा शहर की तरफ निकलेगा तो बड़े महानगरों की तरफ होगा तो वो दुनिया देखेगा तो कहीं न कहीं उसका जो स्वरूप है वो उसके स्वरूप में कहीं न कहीं बदलाव होगा। यही क्या होता है? राज्य की परिभाषा कहें या अरस्तू द्वारा जो दी गई जो परिभाषा है उसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए अरस्तू के आधार पर अगर हम देखते हैं, अरस्तू के अनुसार कुटुंब से ग्राम, ग्राम से क्या बनता है? राज्य का अस्तित्व आता है। देखिए कुटुंब से क्या बनता है? कभी क्वेश्चन बनता है किसने कहा था कि कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य का अस्तित्व में आए? तो ये अरस्तू द्वारा किया गया। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन गया है। अगर देखिए राज्य की परिभाषा करते हुए वह कहता है कि राज्य कुलों और ग्रामों का क्या है? एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण आत्मा और जीवन पर ये निर्भर करता है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक।
देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख रहे होंगे, तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है? अब देखिए, अरस्तू के राज्य विषयक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ हमने कल आपकी चर्चा की थी, तो किस प्रकार से है देखिए, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ठीक है? याद रखिएगा, राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक संस्था और साथ ही प्रकृति संस्था के रूप में हम इसको जानते हैं। राज्य परिवार और व्यापक रूप है, यह कैसे वैसे ही स्वाभाविक है जैसे राज्य, और जो मनुष्य में रहने में असमर्थ है, जिसे इसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता नहीं है, वह या तो पशु है या तो देवता है, ये कहा गया। ये किसके द्वारा कहा गया? देखिए, ये जो शब्द है, ये वाली जो थ्योरी दी गई है, जो मनुष्य राज्य में रहने में असमर्थ है या जिसे इसकी आवश्यकता नहीं है, वह या तो पशु है या तो देवता है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये अरस्तू के द्वारा कहा गया है, याद रखिए। अब देखिए, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, ये कहा गया है। देखिए, अरस्तू ने जो अपनी थ्योरी दी है, वो कहते हैं कि अरस्तू राज्य को समुदायों का क्या कहता है, एक समूह, समुदाय नहीं बल्कि ये सर्वोच्च समुदाय मानता है। कौन मानता है? अरस्तू। अन्य सभी समुदायों का अस्तित्व या विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत शानदार तरीके से इनके द्वारा जो डिबेट दी गई है, वो इनके द्वारा कहा गया। राज्य का उदय सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी यह है। देखिए, अरस्तू के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी क्या होता है? समय की दृष्टि से परिवार के पहले, और जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य। देखिए, व्यक्ति विशेष के पैदा होने से पूर्व क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है, और समय की दृष्टि से परिवार पहले होता है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले होता है। ये किसने कहा गया है? ये अरस्तू तर्क है। देखिए, राज्य समग्रता और उसमें मनुष्य उसका अंग मात्र, समग्र पहले ही ये समग्र पहले आता है और राज्य बाद में आता है। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये रूसो के द्वारा ये कहा गया, ठीक है? अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए, राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये अरस्तू द्वारा कहा। राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं, एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? देखिए, थॉट जो पूछे जाते हैं, जो उनके द्वारा जो दिए गए जो सिद्धांत होते हैं, वही पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा आता है कि भैया अरस्तू ने क्या करा, वो क्या नहीं करा, ये थोड़ा पूछा जाता है। ये पूछा जाता है, राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं, एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। ये किस दार्शनिक ने कहा गया था? यहाँ पर आपको पेरियार दिए जाएंगे, फुले दिए जाएंगे, अम्बेडकर दिया, गांधी दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जिसके द्वारा कहा गया है वो कोई और नहीं, अरस्तू है। देखिए, राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों का अधिकतम कल्याण करना, और राज्य का कर्तव्य सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। किसी भी ऐसे राज्य का अगर हम बात करते हैं, मेन जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वहाँ के जो सदस्य हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों की पहली प्राथमिकता उनसे संबंधित जन कल्याण योजनाओं को संपादित करना और उनको क्रियान्वित करना, और राज्य के जो व्यक्ति विशेष हैं, उनके हितों के बारे में सोचना। और राज्य का कर्तव्य सकारात्मक और रचनात्मक होना है। देखिए, अपने जो राज्य प्रत्येक राज्य क्या करता है? अपने राज्य के जितने भी बाशिंदे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि उनको सही दिशा, सही जीवन, सही अच्छा जीवन प्रदान करे। राज्य की प्रगति में वो आगे रहे, किस प्रकार से राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे निरंतरता ये बढ़ती रहे। तो ये प्रतिस्पर्धा जब होती है, तो उसमें राज्य क्या करता है? रचनात्मक कार्यों का या क्या ऐसी योजनाओं की क्रियान्वित करने की परिपूर्ण कोशिश करता है। याद रखिए, ठीक है? अब देखिए, ये क्या है? इस प्रकार अरस्तू राज्य को एक क्या है? प्रकृति और स्वाभाविक संस्था है। ये क्या कहते हैं? स्वाभाविक संस्था के रूप में किसने माना है? ये अरस्तू ने माना। अरस्तू क्या कहता है? राज्य एक क्या है? प्रकृति है और स्वाभाविक संस्था है, जिसका क्या होता है? उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ये किसने कहा गया है? ये अरस्तू द्वारा किया। देखिए, प्लेटो की भांति अरस्तू भी नगर राज्य अथवा सिटी स्टेट को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानता है। कौन मानता है? जिस प्रकार से ये जो शब्द है प्लेटो की भांति, जो प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं, उसी के आधार पर अरस्तू भी क्या कहता है? जो नगर राज्य है,
या कहें सिटी स्टेट हैं को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन ये मानते हैं, क्योंकि यहीं पर ही सर्वाधिक क्या होती है, राजनीतिक गतिविधियों में हलचल, ये तमाम चीजें होते हैं, यही क्षेत्र क्या होता है, उन्नति की तरफ अग्रसर होता है। या देखिए, उसने अपने आदर्श राज्य को एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। एक देखिए, अरस्तु ने राज्य को एक नगर के रूप में ही किया है, ठीक है, और अपने राज्य संबंधी विवेचना में नगर राज्य को ही समस्त कला कला और गुणों से संपन्न माना है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ये देखिए, थोड़ा सा प्लेटो के थोड़ा सा विपरीत जो सोच रखते हैं वो कौन रखते हैं, अरस्तु रखते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं कि भैया अपने राज्य से संबंधित जितने भी विवेचन है, उनमें नगर राज्य को ही क्या है, समस्त कलाओं के गुणों, इस राज्य के अंतर्गत जितने भी कलाएं हैं, गुण हैं, सभी चीजें राज्य में विद्यमान हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति का क्या होता है, इसी राज्य के इसी क्षेत्र में या कहें इसी जो दायरा है राज्य का, उस दायरे में उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास संपन्न होता है। याद रखिए, जैसे मैंने आपसे अब कहा था कि मैं टॉपिक जो चल रहा था मेरा ये चल रहा था, क्योंकि मैंने पूर्व का जो पढ़ाया था वो चीज़ आपको सामने रखा था। जो अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार हैं, अरस्तु ने अपने जो पुस्तक इनका पॉलिटिक्स में जो राज्य संबंधी जो राज्य से संबंधित जो नागरिक हैं उससे संबंधित जो विचार दिए हैं, लेकिन नागरिकों से संबंधित स्पष्ट रूप में इन्होंने कोई भी विचार नहीं दिए हैं। जब राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। देखिए, राज्य मान लीजिए एक ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये एक राज्य है, यहाँ पर कुछ बंदे लोगों को दिखा देते हैं हम कुछ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये राज्य है। जब ये किसके मेल से बनता है, राज्य का निर्माण किसका होता है, परिवार, समुदाय, जो ग्राम है, जनपद है, इनके माध्यम से यह बनता है, राज्य का गठन होता है। राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। नागरिक कौन है, नागरिक कौन है, पहले सबसे पहले नागरिक कौन है, जो वो राज्य में रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं वो नागरिक हैं। नागरिकता क्या है, उस क्षेत्र में रहने वाले उस राज्य के वासिंदे, मूल निवासियों को ही नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु अपने नागरिकता संबंधी विचारों में तत्कालीन समय में प्रचलित सूत्रों, ये मतों का खंडन करता है। देखिए, उस समय जितने भी अलग अलग जो विद्वानों ने अलग अलग जो थ्योरी दी थी, क्या करते हैं अरस्तु, उस सभी जो मत हैं उनका क्या करते हैं, यहाँ पर खंडन करते हैं। जैसे निवास मूलक मत होते हैं, कानून अधिकार मूलक मत होते हैं, और साथ ही वंश परंपरागत मूलक मत होते हैं आदि का ये क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ये ठीक है, याद देखिएगा। निषेधात्मक दृष्टि से ये देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दे रहा है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होता है, जैसे विदेशी प्लस दास भी राज्य में रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा आ गया, उत्तराखंड में रह गया, तो वो कोई उस राज्य का नागरिक थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है ना अरस्तु का, केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होता, और विदेश प्लस दास भी राज्य में रहते हैं। अभियोग चलाने का अधिकार नागरिकता नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा क्या दिया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। नागरिकता की हम परिभाषाओं के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, नागरिकता छीनी गई हो तथा जिसके देश निकाला दिया गया हो, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। देखिए, अरस्तु के आधार पर, ठीक है, अरस्तु क्या देते हैं, नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास या कानून अधिकारों से नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो व्यक्ति किसी राजनीतिक क्षेत्र में जितनी ज्यादा सक्रियता उसकी भूमिका रहेगी, उस क्षेत्र में उसकी नागरिकता उतनी प्रबल होती रहेगी। ऐसा किसका मानना है, अरस्तु का ये कहना है, ठीक है। अब देखिए, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा साथ ही राजकीय पदों पर ग्रहण करने की प्रतिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात न्याय संबंधित या फिर विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, नागरिकता। ये जो थ्योरी दी है ये किसके द्वारा दी गई है, ये अरस्तु के द्वारा ही दी गई है। याद रखिएगा, क्या है, फिर से दोहरा देता हूँ, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से जो न्याय के प्रशासन के क्षेत्र के अंदर जो अपने कार्य को संपादित करता है, राज्य के
पदों पर क्या करता है, आसीन होता है या भाग लेता है, न्याय संबंधित विधि का निर्माण करता है या कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, नागरिक होता है। देखिए, नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचार वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। यह वर्तमान नागरिकता के अपेक्षा बहुत ही अधिक संकुचित है, संकुचित थी उसका। नागरिक वर्तमान समय के साथ अगर हम देखें, नागरिक नागरिक किस तरह मात्र मतदाता ही नहीं बल्कि राज्य के शासन कार्यों में भाग लेने वाला सक्रिय वो भागीदारी व्यक्ति वो होता है, या देखिए। अब यहाँ पर प्लेटो किस प्रकार से अपनी चीजों को रखते हैं। प्लेटो की भांति अरस्तु भी नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है। देखिए, जिस प्रकार से प्लेटो ने राज्य को नागरिकों को एक सीमित दायरे में रखा, उसी प्रकार से अरस्तु भी नागरिकता के क्या करता है, सीमित करने के पक्ष में रहता है। साथ ही शासन के कार्यों को वह बुद्धि, विवेक, नैतिक शक्ति धारक व्यक्तियों के लिए क्या होता है, उपयुक्त मानता है। जो समाज में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शासन करता है, जो शासन कार्यों में अपना योगदान देता है, ठीक है, जो शक्ति धारण करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, उपयुक्त तौर पर नागरिक मानता है। इसी कारण वह सभी व्यक्तियों को नागरिकता के योग्य नहीं माना जाता है। अब मान लीजिए किस प्रकार की ये थ्योरी इनके द्वारा दी गई। नागरिक कौन होता है, जो जिस प्रदेश में या जिस देश में रहता है वहाँ पर रहता है, उसके जन्मजात जो पुश्तें वहाँ पर रहती हैं, उसकी कई पीढ़ियाँ रहती, तो वही नागरिक हुआ। तो इसके विपरीत क्या मानता है अरस्तु, कहता है कि भैया जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, जो शासन प्रशासन में क्या होता है अपनी भूमिका निर्वाह करता है, जो शक्तिशाली ता को क्या करता है, धारण करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, नागरिक है। वह इसी कारण सभी व्यक्तियों को नागरिकता के योग्य नहीं मानता। कौन नहीं मानता? जो अरस्तु, ठीक है। अब देखिए, वह इन श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखता है। देखिए, स्त्रियों, दास तथा बच्चों को नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये किसके द्वारा कथन है? ये आपके अरस्तु के। बौद्धिक क्षमता के निम्न स्तर इनके द्वारा बनाए गए। देखिए, श्रमिक वर्ग भी नागरिकता के योग्य नहीं है। उसके पास नागरिकता के गुण विकसित करने का समय नहीं होता है। ये किसके द्वारा क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन का यहाँ पर समावेश आप देख पा रहे होंगे। बेशक आप लोगों को ये बेकार लग रहा होगा। जो बच्चे इसे देख रहे हैं तो ये सोचिए कि आप वो चीज़ देख रहे हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सके। अगर मैं आपको जनरली क्वेश्चन कर दूं कि श्रमिक वर्ग भी नागरिकता के योग्य नहीं है, किसके द्वारा कहा गया? ये अरस्तु द्वारा कहा गया, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों को नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए। ये क्यों कहा गया? राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की स्थिति में ये नहीं होते हैं। ये अरस्तु द्वारा कहा गया। संपत्ति विहीन व्यक्तियों को राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए। ये कह रहा, इसकी राज्य के कार्यों में क्या है, रुचि नहीं होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखने के बाद अगली वीडियो तुरंत ही मैं लेके आऊँगा। अभी तक इतना ही। देखिए, नागरिकों के गुणों की अगर चर्चा करते हुए वह कहता है कि अच्छे नागरिकों के गुण राज्य तथा संविधान के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। समुदाय के साथ के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक तथा सभी दृष्टियों से विकसित व उदार करने का लक्ष्य निर्धारित करना सर्वश्रेष्ठ नागरिक के गुण होते हैं। कुल मिलाकर नागरिक पूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर अपनी क्षमताओं के अनुसार क्या करते हैं, निश्चित कार्यों को निष्ठापूर्वक ढंग से संपादित करें। ये किसके द्वारा कहा गया है? यह अरस्तु द्वारा ये कहा गया। दोस्तों, ये इसी प्रकार से अरस्तु के 1-2 वीडियो और आएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा पढ़ें और थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मगर वो उतना याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।